बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो खत्म हो गई है, लेकिन अभी सिर्फ 5 महीने के बाद इंडिया इंग्लैंड में होगी और वहां भी एक टफ टूर स्टार्ट होगा जहां 5 टेस्ट मैचेस खेले जाने हैं। इस टूर में जनरली बहुत सारी नेगेटिव चीजें निकल के आई, स्पेशली सीनियर क्रिकेटर्स की फॉर्म। शुभमन गिल ने प्रूव कर दिया कि ही इज अ फेलियर, टेस्ट क्रिकेट उनके बस की नहीं है। शुभमन गिल के भी अब ऑल्टरनेट देखने चाहिए। कहाँ इस जोकर को आप कैप्टन बनाने की सोच रहे थे, कहाँ ये 3 टेस्ट मैचेस में 100 रन भी नहीं बना पाया, एक 50 भी नहीं बनाया। 5 साल से ये इमर्जिंग यंगस्टर, इमर्जिंग प्रिंस के नाम पर खेला जा रहा है, फ्री के पैसे बना रहा है और एक भी मैच विनिंग इनिंग्स नहीं है इसकी टेस्ट क्रिकेट में। अगर आप पूरी याद करेंगे तो इसकी 30+ टेस्ट मैचेस हैं जिसमें 35 की एवरेज है और शुभमन गिल ने गैबा में एक 91 के अलावा कुछ भी सब्सटेंशियल नहीं किया टेस्ट क्रिकेट में। मेरे ख्याल से शुभमन गिल को इस टीम से ऐसे वैसे नहीं बल्कि लात मार के बाहर करना चाहिए। विराट कोहली तो खैर बोझ बन के खेल ही रहे हैं 4-5 साल से, उनके बारे में तो मैं कह चुका हूं। उन्हें अनुष्का के साथ ही टाइम बिताना पसंद है तो वो वहीं बिताए ना, यहाँ पैसे कमाने के लिए घुसे पड़े हैं। बदतमीजी की हरकतें करते हैं, क्राउड उनको गालियां बकती है, इज्जत तो अब कुछ रह नहीं गई विराट कोहली की। लेकिन वो भी बोझ बन के रहेंगे। तो ये दो सबसे बड़े प्लेयर्स हैं जिन्हें कि इंग्लैंड टूर में बिल्कुल नहीं ले जाना चाहिए। विराट कोहली तो वैसे भी इंग्लैंड में नहीं खेल पाते, इज अ प्रूवन फेलियर इन इंग्लैंड। तो विराट कोहली को इंग्लैंड ले जाना एक किस्म का मजाक होगा। लेकिन अभी देखना है कि सेलेक्टर्स भी जैसे अजीत अगरकर और स्पेशली कोच गौतम गंभीर, ये दोनों हार्ड डिसीजंस ले पाएंगे या सिर्फ टीवी में बकबक करने भर ही गंभीर के अंदर दम है। अगर इस टूर के पॉजिटिव्स की बात करें और चलिए एक एक करके सारे प्लेयर्स की बात करें, तो यशस्वी जायसवाल बाय फार टीम इंडिया के सबसे सक्सेसफुल बैट्समैन रहे इस टूर पे। उन्होंने 391 रन्स बनाए जो कि ट्रेविस हेड से सिर्फ 40 रन कम है। उनका एवरेज भी ऑलमोस्ट 44 का रहा जबकि वो ओपनिंग कर रहे थे, ट्रेविस हेड मिडिल ऑर्डर में खेल रहे थे और जिस तरीके की पिचेस थी, न्यू बॉल फेस करना सबसे टफ था। तो यशस्वी जायसवाल को यहाँ फुल क्रेडिट जाता है कि अपनी पहली टूर में, जहां पर शुभमन गिल अभी तक अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं, अभी तक फेल कर रहे हैं, यशस्वी जायसवाल ने प्रूव कर दिया कि वो शुभमन गिल की तरह प्लास्टिक प्रिंस नहीं है बल्कि बहुत बड़े प्लेयर हैं और उनमें कैलिबर है कि वो आगे बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट कर सकते हैं। ऑलरेडी यशस्वी जायसवाल शुभमन गिल के बराबर टेस्ट करियर में रन्स बना सकते हैं और आज तो सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने एक जबरदस्त स्टेटमेंट दिया कि शुभमन गिल अगर तमिलनाडु के होते तो अब तक ड्रॉप हो चुके होते और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही बात है। शुभमन गिल सिर्फ अपने पीआर के नाम पर इस टीम में बने हुए हैं, वरना मेरिट वाइज तो मुझे नहीं लगता कि शुभमन गिल थोड़े भी टैलेंटेड है। मेरे ख्याल से साई सुदर्शन, ऋतुराज गायकवाड़ शुभमन गिल से बहुत ज्यादा अच्छे हैं एंड आई होप कि आने वाले दिनों में ये आईपीएल वाईपीएल की फेलियर्स के बाद शुभमन गिल को इस टीम से निकाला जाए, क्योंकि वो भी एक टीम में आप कह सकते हो कि डजंट डिजर्व। T20 वर्ल्ड कप में वो टीम में नहीं थे, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई और चैंपियंस ट्रॉफी में भी यशस्वी जायसवाल के तो आधे भी नहीं है, जूते के बराबर भी नहीं है यशस्वी जायसवाल के शुभमन गिल। तो मेरे ख्याल से चैंपियंस ट्रॉफी में हमें बिल्कुल यशस्वी जायसवाल पे फोकस करना चाहिए और शुभमन गिल को चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड से भी बाहर कर देना चाहिए। एनीवेज, यशस्वी जायसवाल की 161 की इनिंग्स उनकी हाईलाइट रही, पर्थ में सेंचुरी और मेलबर्न में वो अनफॉर्चुनेट रहे जहां 82 और 84 का स्कोर बनाए दोनों इनिंग्स में, 80 प्लस स्कोर्स, लेकिन 100 में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। उसके अलावा कुछ फेलियर्स और कुछ 20s रहे, लेकिन ओवरऑल आप कह सकते हो कि यशस्वी जायसवाल ने प्रूव किया कि वो बड़े स्टेज पे ओवरसीज कंडीशंस में भी परफॉर्म कर सकते हैं और मेरे ख्याल से यशस्वी जायसवाल इज वन प्लेयर हु इज गोइंग टू बी इन द टीम फॉर लॉन्ग। 10,000 टेस्ट रन्स करने वाले नेक्स्ट इंडियन बैट्समैन फिलहाल जो मुझे देख रहे हैं वो यशस्वी जायसवाल डेफिनेटली हो सकते हैं और इनफैक्ट वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें अचीव कर सकते हैं। ही इज क्वाइट यंग एंड वेरी वेरी टैलेंटेड। तो ये एक पॉजिटिव रहा। ओपनिंग में केएल राहुल और रोहित शर्मा दोनों आए। रोहित शर्मा का ये टूर कैसा रहा इस बारे में बात करने की शायद अब कोई जरूरत नहीं है। रोहित शर्मा का खुद से रिटायरमेंट नहीं लेते तो मेरे ख्याल से वो अपनी इज्जत खराब कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्होंने बहुत नाम कमाया और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है, लेकिन अब मेरे ख्याल से रोहित शर्मा को खुद चले जाना चाहिए क्योंकि टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाई है और इंग्लैंड टूर में रोहित शर्मा इस फॉर्म में अगर जाते हैं तो अगेन वहां पर भी वो बर्डन बन के जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि सिलेक्टर्स एनीवेज उनको सेलेक्ट करेंगे क्योंकि खुद बोलकर उनको 5वें टेस्ट से बाहर कर दिया गया था। मगर मेरे ख्याल से रोहित शर्मा अगर खुद ही अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दे तो वो बेहतर होगा।
केएल राहुल अगेन मैं कहूंगा कि एक मिक्स्ड टूर रहा। मैं उनको कंप्लीटली खराब नहीं कहूंगा क्योंकि पहले 2 टेस्ट मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन जो केएल राहुल की हमेशा की आदत रही है कि वो टूर की स्टार्टिंग अच्छी करते हैं। पहले टेस्ट मैच में रन आते हैं, कई बार दूसरे में भी रन आते हैं, लेकिन वो तीसरे चौथे पांचवे तक फेल हो जाते हैं। ये आप 2021 का इंग्लैंड टूर भी निकाल के देख लो, जहां उन्होंने एक 100 बनाया और एक 80 बनाया पहले 2 टेस्ट मैच में, और अगले 3 में बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए। अगर आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज देखो तो वहां भी उन्होंने पहले टेस्ट मैच में 100 बनाया था, अगले 2 टेस्ट मैचेस में सुपर फ्लॉप हो गए थे, और यहाँ पर अगेन उन्होंने रिपीट किया। और मेरे ख्याल से केएल राहुल एग्जॉस्ट कर चुके हैं अपनी सारी लाइफ लाइन्स। व्हाइट बॉल T20 स्क्वाड से तो वो बाहर हो ही चुके हैं और उनके बिना टीम इंडिया जीत भी गई, और अब मुझे नहीं लगता कि वो एक भी T20 दोबारा खेलने वाले हैं, जिस तरीके से अब यंग स्क्वाड बन चुकी है। और टेस्ट क्रिकेट में भी अब मुझे लगता है कि केएल राहुल इज नॉट द फ्यूचर। केएल राहुल की जगह आप किसी यंगस्टर को खिलाना चाहिए, क्योंकि जो आदमी 50 प्लस टेस्ट मैच के बाद एक 35 का एवरेज भी नहीं रख पाया है, मुझे नहीं लगता वो डिजर्व करेगा। और मुझे नहीं लगता कि केएल राहुल अब इससे ऊपर उठ सकते हैं। वो अपनी पीक तक पहुंच चुके हैं। मेरे ख्याल से जो पर्थ में उन्होंने 200 रन की पार्टनरशिप में यशस्वी जायसवाल के साथ साथ निभाया था, मेरे ख्याल से वो उनकी पीक थी। उससे ऊपर अब केएल राहुल नहीं जा पाएंगे, एंड आई थिंक इट्स टाइम टू लुक बियॉन्ड केएल राहुल। ऑफ कोर्स इस सीरीज में उनकी थोड़ी बहुत परफॉर्मेंसेज रही हैं, लेकिन वो ऐसी नहीं रही हैं कि आप कह सको कि यार केएल राहुल बहुत बढ़िया प्लेयर है। 30 की एवरेज से 275 रन बनाए हैं उन्होंने पूरी सीरीज में, विच इज अगेन बेटर देन दीज लूजर्स लाइक विराट एंड शुभमन गिल, बट नॉट वर्दी इनफ कि इस बेसिस पे केएल राहुल को और मौके दिए जाएं, क्योंकि केएल राहुल इज नो लॉन्गर अ यंगस्टर। इतने सालों में जो केएल राहुल ने नहीं किया, मुझे नहीं लगता कि अगले 1-2 साल में कोई बहुत बड़ा तो काम करने वाले हैं। तो केएल राहुल के भी बियॉन्ड देखने की है, तो मेरे ख्याल से केएल राहुल को भी एक ऑर्डिनरी सीरीज कही जाएगी। शुभमन गिल, विराट कोहली, टू बिगेस्ट फेलियर्स, टू बिगेस्ट लूजर्स, मेरे ख्याल से इन दोनों के बियॉन्ड अब सोचने का टाइम आ गया है। ऋषभ पंत अगेन मिक्स्ड सीरीज, आखिरी टेस्ट मैच में एक हाफ सेंचुरी मार दी, लेकिन के ऋषभ पंत ने अपनी पूरी फॉर्म वेस्ट की। पूरी सीरीज में 255 रन बनाए 28 की एवरेज से, उसमें भी 100 रन आखिरी टेस्ट में आए, जहां उन्होंने 40 और 61 रन की इनिंग्स खेली, और आखिरी टेस्ट मैच में ही जब उन पे प्रेशर आया तो उन्होंने थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस दिया। अदरवाइज ऋषभ पंत इस पूरी सीरीज में ओवर कॉन्फिडेंस से भरे दिखे कि मैं तो यहाँ का किंग हूँ, गैबा में मैं ये कर रहा था, मैंने वो किया था। वो आई थिंक पिछली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की मेमोरीज में ही डूबे रहे और पूरी फॉर्म वेस्ट कर दी। जो 36-38 ईयर ओल्ड प्लेयर्स हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, मगर ऋषभ पंत एक यंगस्टर हैं, वो नेक्स्ट कैप्टन बन सकते थे, लेकिन ऐसी परफॉर्मेंसेस के बाद मुझे नहीं लगता कि ऋषभ पंत जैसे केयरलेस क्रिकेटर को कैप्टेंसी के लिए बिल्कुल कंसिडर भी करना चाहिए। मेरे ख्याल से उन्हें टीम में अपनी जगह बनाने के लिए आगे कुछ परफॉर्मेंसेस देनी होंगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कैजुअल ले रहे हैं टीम इंडिया में अपनी जगह को। और उनके में टैलेंट है, लेकिन वो वेस्ट करते हैं, वो अननेसेसरी शॉट्स खेलते हैं, जो कि पहले 1-2 साल के लिए ठीक है, लेकिन आप बात मानिए ये ऋषभ पंत का 7th ईयर है टेस्ट क्रिकेट में। 2018 में उन्होंने डेब्यू किया था, और 7 साल बाद भी अगर ऋषभ पंत की यही हालत है, तो मेरे ख्याल से ऋषभ पंत को ये अज्यूम नहीं करके चलना चाहिए कि मैं प्लेइंग 11 में खेलूंगा ही। ऋषभ पंत ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन ही शुड अंडरस्टैंड दैट नाउ ही इज अ सीनियर क्रिकेटर। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज है, और अब ऋषभ पंत जैसे प्लेयर्स अगर स्टेप अप नहीं करेंगे तो टीम इंडिया बहुत ओवरसीज में हारती रहेगी, एंड ऋषभ पंत हैज टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। अगेन ऑर्डिनरी सीरीज, यहाँ ऋषभ पंत की भी कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। नेक्स्ट नंबर आता है नीतीश रेड्डी का, जिनके लिए मैं कहूंगा कि यशस्वी जायसवाल के बाद बैटिंग में नीतीश रेड्डी ही थे जिन्होंने एक रेस्पेक्टेबल परफॉर्मेंस दी। काफी नीचे बैटिंग की उन्होंने, और मैं कहूंगा कि एटलीस्ट 50 से 60 रन इस पूरी सीरीज में नीतीश रेड्डी के इस वजह से गए, क्योंकि वो इतनी नीचे बैटिंग कर रहे थे कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था अटैक करने के लिए, जिसके चक्कर में उनके विकेट गए। नीतीश रेड्डी ने 298 रन्स बनाए हैं 37 की एवरेज से, जो कि मेरे ख्याल से नंबर 7 नंबर 8 पे बैटिंग कर रहे बैट्समैन के लिए बेहतरीन है। मेलबर्न में 100 एक मेमोरेबल परफॉर्मेंस थी उनकी, उसके अलावा कुछ 40s थे, कम से कम 4 बार वो टीम के हाईएस्ट स्कोरर रहे, विच प्रूव्स दैट नीतीश रेड्डी में बहुत ज्यादा टैलेंट है। बॉलिंग वाइज नीतीश रेड्डी को बहुत ज्यादा यूज भी नहीं किया गया, और जहां यूज भी किया गया नीतीश रेड्डी अभी फिलहाल उस लेवल पे नहीं दिखे कि उन्हें एक ऑलराउंडर माना जाए। काफी ज्यादा नीतीश रेड्डी के आई वुड से कि बॉलिंग में
पेस और स्किल की थोड़ी कमी नजर आई रेड बॉल में। स्टिल उन्होंने 5 विकेट लिए। थोड़ी सी और बॉलिंग में इंप्रूवमेंट की जरूरत है एंड नीतीश रेड्डी कैन बी अ लीथल ऑलराउंडर गोइंग फॉरवर्ड। वॉशिंगटन सुंदर, मैं कहूंगा कि वॉशिंगटन सुंदर ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी। बॉलिंग में उन्होंने कोई खास इंपैक्ट नहीं डाला, लेकिन उसका एक रीजन ये भी है कि रोहित शर्मा को बिल्कुल भरोसा नहीं है वॉशिंगटन सुंदर पे। रोहित शर्मा काफी एक आप कह सकते हो कि इनोवेशंस नहीं है रोहित शर्मा के अंदर। वो एक सीधी साधी पॉलिसी के हिसाब से चलते हैं कि बुमराह ज्यादा से ज्यादा बॉलिंग करेगा, फिर सिराज करेगा, फिर मेरा थर्ड सीमर करेगा, जरूरत पड़े तो जडेजा करेगा। अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो सुंदर एक एंड होल्ड करके रख सकते हैं और दूसरे एंड से आप फास्ट बॉलर्स अटैक कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इस मामले में रोहित शर्मा आई वुड से कि ओल्ड स्कूल वाली कैप्टेंसी उनकी रहती है, जहां वो अटैकिंग बॉलर्स को ही प्रेफर करते हैं और कोई आउट ऑफ द बॉक्स स्ट्रेटेजी सोचते नहीं है। लेकिन आई वुड स्टिल से कि वाशिंगटन सुंदर ने अपनी अपॉर्चुनिटीज में एक हाफ सेंचुरी बनाई, एक आध अच्छी इनिंग्स खेली और आई वुड से कि वाशिंगटन सुंदर ने अपनी जो इमेज है या जो अपनी अपॉर्चुनिटीज उनको वेस्ट नहीं किया। ही स्टिल इन द रडार एंड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि अश्विन रिटायर हो चुके हैं, उन्हें और ज्यादा टेस्ट मैचेस मिलेंगे। जडेजा ने का अगेन आई वुड से मिक्स्ड टेस्ट मैच रहा। एक अच्छी इनिंग्स खेली उन्होंने, एक दो विकेट भी लिए एक दो इनिंग्स में। तो मेरे ख्याल से जडेजा भी अभी फिलहाल एक दो साल टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे और जडेजा और सुंदर दोनों आई वुड से कि उन दोनों ने एवरेज परफॉर्मेंस किया, बेटर देन सम ऑफ द बैट्समैन आई वुड से। शायद इन दोनों डिजर्व करते थे कि इन्हें थोड़ी ऊपर बैटिंग दी जाए। एटलीस्ट विराट कोहली और शुभमन गिल से तो बेहतरीन परफॉर्मेंस इन दोनों ने दिया ही है। फास्ट बॉलर्स की बात की जाए तो मेरे ख्याल से बुमराह के बारे में कुछ बात ही करना बेकार है, क्योंकि मेरे ख्याल से बुमराह ने इस सीरीज में जो बॉलिंग की है, इट रैंक्स अमंग द बेस्ट एवर बाय एनी फास्ट बॉलर इन एनी टूर। तो मेरे ख्याल से बुमराह के लिए जितने शब्द भी बोले जाएं उतने कम है। बुमराह ने सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में यह साबित कर दिया कि इस वक्त उनसे बेहतरीन बॉलर नहीं है, बल्कि धीरे धीरे उनकी गिनती अब ऑल टाइम ग्रेड्स में होने लग गई एंड ही डिजर्व्स इट। सिराज एक दो अच्छे स्पेल फेंके, लेकिन अब मुझे लगता है कि टीम इंडिया को सिराज को हर मैच खिलाना बंद करना चाहिए। सिराज भी एक ऑर्डिनरी बॉलर है, जैसे आई वुड से कि उमेश यादव थे, वेंकटेश प्रसाद थे। एक ऐसे बॉलर जो वंस इन अ वाइल आपको डिसेंट परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी नाम की कोई चीज नहीं है। सिराज ने फिर से इस सीरीज में प्रूव किया कि उन्हें इतने सालों से खिलाया जा रहा है, उन्हें इतने टेस्ट मैच खिला दिए गए हैं, लेकिन उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। किसी दिन वो अच्छी बॉलिंग करके आपको 2-3 विकेट लेके दे सकते हैं, लेकिन अगले ही दिन वो इतने रन पिटेंगे, इतनी खराब बॉलिंग करेंगे कि आपको लगेगा कि क्या ये आदमी सच में 35 टेस्ट मैच खेल चुका है। तो सिराज के लिए मेरे ख्याल से जस्ट बिकॉज इस सीरीज में इंडिया के पास और बॉलर्स नहीं थे, इंडिया के पास ऑप्शंस नहीं थे, तो सिराज 20 विकेट ले गए। लेकिन उस 20 विकेट में से भी आई वुड से कि एटलीस्ट 8 से 10 विकेट ऐसे थे जो टेल एडर्स के थे, या ट्रेविस हेड ने सेंचुरी मार दी तो विकेट मिल गया। मतलब वो विकेट जिनके इम्पैक्ट बहुत कम थे। तो जसप्रीत बुमराह को काफी हद तक अकेले ही सब कुछ उठाना पड़ा, क्योंकि सिराज दूसरी एंड से टॉप ऑर्डर को ब्रेक नहीं कर पा रहे थे। तो सिराज के लिए भी मैं कहूंगा कि कोई बहुत अच्छी बॉलिंग सिराज ने नहीं की है। हाँ, तीसरा सीमर और ज्यादा वीक था तो सिराज आपको ठीक लग रहा है, अदरवाइज सिराज ने भी कोई खास बॉलिंग नहीं की है। एक दो मैचेस ही थे या एक दो इनिंग्स थे रादर जिसमें उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, अदरवाइज बहुत ही खराब बॉलिंग रही। थर्ड सीमर में आकाशदीप ऑर्डिनरी। विकेट्स अगर आप नहीं ले सकते हो तो देन आई थिंक आकाशदीप को इससे बेहतर कंडीशंस नहीं मिलेंगे। ऑफ कोर्स उन्होंने इतनी परफॉर्मेंस दे दी है कि उन्हें टीम इंडिया में शायद और चांसेस मिलेंगे, लेकिन आकाशदीप को जल्दी सीखना पड़ेगा, क्योंकि इस टीम इंडिया में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अभी आप तुरंत देखोगे 2-3 फास्ट बॉलर शमी वापस आएंगे, फिर जगह नहीं बचेगी। और आकाशदीप के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, उन्हें 2 टेस्ट मैच मिले थे, उन लोग कोई इंपैक्ट नहीं डाल पाए। हर्षित राणा का डेब्यू सेंसेशनल रहा। पर्थ टेस्ट की विक्ट्री में उन्होंने ट्रेविस हेड को डिसमिस किया, लेकिन वो सेकंड इनिंग्स में ही पिट गए थे और फिर अगले टेस्ट में इतना पिट गया कि क्लियर हो गया कि फिलहाल हर्षित राणा टेस्ट क्रिकेट को बिलोंग नहीं करते हैं। पर्थ पिच इतनी ग्रीन थी, इतनी स्पाइसी थी कि वो कुछ कमाल कर गए, लेकिन उसके बाद वो नजर ही नहीं आया ऐसा कि उनमें कुछ भी शार्पनेस है। और प्रसिद्ध कृष्णा ने आखिरी टेस्ट में 6 विकेट लिए, दोनों इनिंग्स में 3-3। और शायद टीम इंडिया यहाँ मिस कर गई प्रसिद्ध कृष्णा, जो इंडिया ए ऑस्ट्रेलिया ए की भी सीरीज खेल चुके थे, और शायद उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती तो प्रसिद्ध कृष्णा 5 टेस्ट खेलते
और मेरे ख्याल से सिराज से तो बेहतर ही परफॉर्मेंस देते। एक टेस्ट में उन्होंने 6 विकेट लिया, मेरे ख्याल से वो पांचों टेस्ट मैच खेलते तो शायद 24-25 विकेट लेते और बुमराह को एबल सपोर्ट देते। ओवरऑल जायसवाल, नीतीश रेड्डी, आई वुड से 2 यंगस्टर्स जो उन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस दी। बुमराह ऑफ कोर्स तो है ही है, और थोड़ा बहुत मैं कहूंगा कि प्रसिद्ध कृष्णा और वाशिंगटन सुंदर ने परफॉर्मेंस दी। अदरवाइज एन ऑर्डिनरी सीरीज। लूजर्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं इस टीम इंडिया में। दो तो सीनियर है, चलो उनकी बात नहीं है। शुभमन गिल इज अ बिग लूजर। शुभमन गिल को बैक करना एक तरीके की हाई लेवल स्टुपिडिटी है। शुभमन गिल प्रूव कर चुके हैं कि उनमें कोई मेरिट नहीं है। वो जबरदस्ती वो 50 बनाने के भी हैसियत नहीं रखते, 100 तो वो क्या ही बनाएंगे। उनके सारे 100 फर्जी हैं, आप चाहो तो स्कोरबोर्ड निकाल के देख लो। गैबा की 91 छोड़ के शुभमन गिल ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, और शुभमन गिल को टीम से बाहर होना चाहिए। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।